In the previous video, we have left where the narrator and his wife Mary were sitting together, holding their hands, and just and they believe that their end was near. That means that they are going to die from where we have left the topic. Now I will read further and explain you paragraph wise. Let's start reading. Page number 16, the last paragraph. Let's start. But the wave walker rode out of the storms, and by the morning of January 16, with the end easing, I tried to get a reading on sextant. Sextant is an instrument with graduated arc of 60 degrees for taking altitudes and navigation. डायरेक्शन पता करने के लिए और ऑल्टीट्यूड मतलब किस हाइट पर आप हो उसको पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसका नाम है सेक्सटेंट. SEXTANT. ओके, लेट्स रीड फर्दर. Back in the chart room, I worked on the wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. But the best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. So, what happened now? So, the ship made it through the storm. Now, जो ship थी वो storm से निकल चुकी थी. And by the morning, January 6, the narrator tried to get the readings. Now, जो शिप थी वो वर्स सिचुएशन से निकल चुकी थी, बट जो शिप की हालत थी वो इतनी ज़्यादा सेल करने वाली नहीं थी. तो द नरेटर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द रीडिंग्स, मतलब कि अपनी पोजीशन पता लगाने में कि कहाँ पर हैं, सब कुछ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने विद द इंस्ट्रूमेंट नेम्ड सेक्सटेंट. देन ही वर्कड विद द विंड्स, स्पीड, ड्रिफ्ट एंड करंट एंड कैलकुलेटेड देयर पोजीशन. तो ड्रिफ्ट के साथ जो टाइड्स आ रही थी, जो विंड चल रही थी, जो वेव्स थी, उससे ही कैलकुलेटेड कि उनकी पोजीशन है क्या. एंड देयर ही फाउंड कि दैट दे वर इन 150,000 किलोमीटर एरिया ऑफ ओशन. तो जो एरिया ऑफ ओशन था वो था 150,000 किलोमीटर का. एंड दे वर लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड. और वो लोग किसको ढूंढ रहे थे? एक सिर्फ ओनली 65 किलोमीटर का एक आइलैंड था, और वो इतने बड़े एक्सपेंस ऑफ ओशन में एक 65 किलोमीटर का आइलैंड दे वर फाइंडिंग. ओके, लेट्स रीड फर्दर. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen, and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she has made. So, what happened next? While the narrator was still thinking, जब वो इन्हीं सब बारों में सोच रहा था, he saw Sue. She joined him and she was in pain. और उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था किसी चीज़ का. जो उसकी लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज swollen and her blackened eyes has narrowed down to slits. मतलब कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उसकी जो हेड था उसमें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी. वो पूरी तरीके से सूज गया था, स्वेल हो गया था. उसकी जो आइज़ थी वो बिल्कुल ब्लैक हो गई थी और उसकी जो आइज़ अंदर धंस चुकी थी. शी गेव हिम अ कार्ड विच शी मेड बाय हर सेल्फ. ठीक है, तो उसने अपने फादर को एक कार्ड दिया जो उसने खुद से बनाया था. शी वॉज इन पेन बट उसने वो एक कार्ड उसको दिया. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. ऑन द फ्रंट शी मेड कैरिकेचर्स ऑफ मैरी. कैरिकेचर्स मतलब कार्टून पिक्चर. ठीक है, ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हेयर आर सम फनी पीपल. डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. So उस कार्ड के अंदर क्या था, क्या लिखा हुआ था उस कार्ड के अंदर? So जो फ्रंट कार्ड था, on the front of the card there was a cartoon image of her parents with the words written
about them, being funny people and how they made her laugh. So उसमें कार्टूनिश पिक्चर बनी थी उसके पेरेंट्स की, और उसके ऊपर लिखे हुए थे कुछ वर्ड्स. उस वर्ड्स में क्या लिखा था? शी रोट कि दे आर फनी पीपल, और वो उसे बहुत हंसाते हैं. दे मेक हर लाफ. और अंदर, कार्ड के अंदर, ऑन द इनसाइड ऑफ द कार्ड देयर वॉज अ मैसेज इन विच शी टोल्ड दैट हाउ मच शी लव्ड देम एंड थैंक्ड देम, और उसने उनको थैंक कर रही है. दिस मेड द नरेटर रियलाइज दैट दे हैड टू मेक इट टू द आइलैंड. और यही छोटी छोटी चीज़ें अपने चिल्ड्रन की देखकर ही रियलाइज्ड, ही गॉट मोटिवेटेड कि किसी भी तरीके से उन्हें इस आइलैंड तक पहुंचना है और इन सब से अपनी जान बचानी है. दे हैव टू सर्वाइव. ओके, लेट्स रीड फर्दर. I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. ओके, सो व्हाट हैपेंड? द नरेटर रीचेक्ड हिज कैलकुलेशन. तो नरेटर वही रीचेक कर रहा था अपनी कैलकुलेशंस की, कहीं वो कहीं गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है ना अपनी पोजीशन को. दे लॉस देयर मेन कंपस. जो उनका मेन कंपस था वो उसको खो चुके थे. वो कहीं था इतना टॉस किया उसने शिप को हर जगह, तो जिसकी वजह से वो खो चुका था. एंड दे वर यूजिंग द स्पेयर वन, मतलब जो उनके पास एक एक्स्ट्रा कंपस था वो यूज़ कर रहे थे, विच वॉज नॉट करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस. नाउ कंपस मैग्नेट्स की वजह से चलता है, तो जो उसकी मैग्नेट्स थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे. जो उनके पास एक और कंपस था. He estimated the influence of the westerly currents which flow through the Indian Ocean. Now जो वेव्स होती हैं, जो सी होता है उसके अंदर करंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेव्स होती हैं वो आगे चलती हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन पता करती हैं. तो वही वेस्टर्ली जो करंट्स थे वो वेस्ट की तरफ से आ रहे थे सी में, ठीक है, एंड विच वर फ्लोइंग थ्रू इंडियन ओशन, और वो इंडियन ओशन की से आ रहे थे. सो दिस इज़ व्हाट ही कैलकुलेटेड, राइट. लेट्स रीड फर्दर. ओके. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see island at about 5 p.m. Then, with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke up at 6 p.m. and growing dark, I knew he must have missed the island. And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. Okay, so what happened now? So around 2 p.m. he went on the deck and asked Larry to steer the wheel. So उसने around 2 p.m. के आसपास नरेटर लैरी के पास गया, जो उनका क्रूमैन था, और उसने बोला कि टू स्टीयर द व्हील ऑफ टू 185 डिग्री, मतलब 185 डिग्री से व्हील जो है उसको घुमा दो, ठीक है. ही फेल्ट इफ़ दे वर लकी दे वुड सी द आइलैंड बाय 5 p.m. उसको लग रहा था बाय द कैलकुलेशंस कि अगर वो लोग लकी होंगे तो 5 p.m. तक वो लोग आइलैंड पहुंच जाएंगे. देन ही वेंट बिलो एंड स्लेप्ट, एंड अमेजिंगली वो सो गया, वो नीचे गया आराम करने के लिए. इतने दिनों से ही वॉज वेरी टायर्ड एंड ही स्लेप्ट. एंड व्हेन ही वोक अप, जब वो उठा तब 6 p.m. हो रहा था एंड इट वॉज डार्क आउटसाइड, और बहुत अंधेरा हो गया था. ही थॉट दैट दे माइट हैव मिस द आइलैंड, एंड ही थॉट कि उन्होंने लगता है कि आइलैंड जो है वो मिस कर दिया है. और ही स्टार्टेड वरिंग अबाउट हाउ दे कुड टैकल द वेस्टर्ली विंड्स. नाउ आगे वेस्टर्ली विंड्स थी, ठीक है, जो वेस्ट की तरफ से आ रही थी, और अब ही वॉज टेंस्ड कि ये वेस्टर्ली विंड्स कैसे टैकल करेंगे, ये लोग कैसे इसका सामना करेंगे. एज द शिप वॉजंट केपेबल टू सेल मोर, एज जो शिप थी वो इतनी ज़्यादा व्रेक हो गई थी, इतनी ज़्यादा वर्स कंडीशन में थी कि वो सेल भी नहीं कर सकती थी और बहुत ज़्यादा देर तक. हिज सन केम एंड आस्क्ड हिम फॉर अ हग. हिज डॉटर फॉलोड. तभी उसका सन आया और उसने एक हग की डिमांड करी, फॉर अ हग, फॉर अ फ्रेंडली हग. एंड
सेम उसकी डॉटर वॉज फॉलोइंग द चाइल्ड एंड दोनों केम टू हग देयर फादर. ओके, लेट्स रीड फर्दर. व्हाई एम आई wait, let's read. At the bottom, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Tousled head. Disarranged hair of the narrator's son, Jonathan. Bed, bunk. So they asked for a hug, and this one, the daughter followed him. Okay, this is what happened. Let's read further. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I'm afraid. Why, you must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They chose as big as a battle. Okay, so what happened? He asked that why he is getting a hug. So he asked कि उसे ये hug क्यों मिल रही है इस टाइम पे. So his son replied that he is the best daddy in the world. वो सबसे best father हैं world के, और he also called him best captain. To that the narrator replied that not today, because he is very afraid, he is very tensed because they have left the island. Sue told him that they had found the island, which was a big battleship. So now Sue told him कि जो we have found the island, हम लोग island पे पहुंच गए हैं, हमने ढूंढ लिया है वो island, और ये इतनी बड़ी बात है जितनी as a battleship है. ठीक है. So what happened next? Let's read. I rushed on the deck and gazed with relief at a stark outline of Isle Amsterdam. Stark means sharply defined. ठीक है? It was only a bleak piece of volcanic rock. Bleak मतलब होता है an area of land lacking vegetation, जहाँ पे vegetation नहीं होती है, जो suitable नहीं होती है for growing plants and fruits and vegetables. Let's read further. The most beautiful island in the world. So what happened? The narrator rushed to the island and gave a sigh of relief. They could see the complete outline of Isle Amsterdam. वो बिल्कुल outline, जो कि outline edges थे island के, वो देख पा रहे थे. There was a bleak piece of volcanic rock in front of them. जो बिल्कुल पूरा ब्लीक था, मतलब जो आइलैंड था वो बिल्कुल, वहाँ पे कुछ भी पेड़ पौधे नहीं थे, बिल्कुल सुनसान बैरन था वो. It had a little vegetation, but it had a little vegetation, थोड़ी बहुत vegetation वहाँ पे थी. It was the most beautiful island in the world. सबसे ज़्यादा beautiful island था जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था. Let's read further. We anchored offshore. Anchored मतलब moored a ship to the sea bottom. ठीक है, तो बॉटम जो शिप थी उसको बॉटम सी के नीचे लाए. जब आपने देखा होगा जो आइलैंड होता है उसके पास में ही शिप को बांध के रखा जाता है, तो वो सी का बॉटम होता है. ठीक है. ऑफ शोर का मतलब होता है सिचुएटेड एट द सी, सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर. सी का जो एजेस होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उसको हम शोर बोलते हैं. तो वहाँ पर जो थी वहाँ पे शिप रखी हुई थी. We anchored offshore for the night, and next morning all 28 inhabitants of the islands cheered as they helped us ashore. Ashore means on the shore of the land. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic. Optimistic means confident. ठीक है. Under the direst stress and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Crucial means important. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. So,
what happened? They moved the ship, they took the ship to the island at some distance from the shore, कुछ distance shore के पास. And the next morning 28 inhabitants of the Amsterdam island helped them to move on the shore of the island. तो उनको किसने हेल्प करी? जो 28 पीपल वहाँ पे रहते थे पहले से, ठीक है. एम्स्टरडैम में जो 28 पीपल्स वर लिविंग देयर इन दैट आइलैंड, दे हेल्प्ड देम. As he felt the land again on his feet, he thought of his crewmen and his wife. और जैसी वो उसने पैर अपने लैंड पर रखा, उसको सिर्फ कुछ ही लोगों के बारे में he was able to think. वो कौन थे? He was able to think about his crewmen and his wife. उनके crewmen कैसे, उनके crewmen ने हेल्प करी, वाइफ जो कंटिन्यूसली व्हील के पास रही और उसको उसने कंट्रोल किया. He also thought of his 7-year-old daughter who was injured badly. So ही ऑल्सो थॉट अपनी 7-year-old डॉटर के बारे में भी, जो बहुत बैडली इंजर हो चुकी थी, बट वो ये चीज़ बताना नहीं चाहती थी जिससे कि उसके फादर वरी ना करें. एंड शी हैड टू गो थ्रू 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव द क्लॉट इन हर हेड. तो उसके हेड में क्लॉट हो गया था, ब्लड क्लॉट हो गया था, और उसको 6 माइनर ऑपरेशन से जाना पड़ा उस क्लॉट को हटवाने के लिए अपने हेड से. एंड his son, and he also thought about his son who never gave up, जिसने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि he is afraid. He never gave up and was not afraid to die, and he wasn't afraid to die. उसने अपने फादर से ये बोला था कि that he is not afraid to die unless everyone is together. So he never gave up. He was a confident person. Okay, so we come to the end of the explanation of this chapter. I want you to go through the chapter. Just read it once and go through the explanation, and if you have any doubt you can ask. Thank you.